कक्षा 10वीं गणित का 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसके पहले का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट और इसके कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये जो प्रमेय दी थी, ये दी थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक नोट था इसमें। और इनके टाइम में न्यूटन और आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ने को मिलेगा साइंस में। तो इस टाइम का लगभग 1700 से 1800 या 1900, मतलब 1700 के बाद और 1900 से पहले के ये तीन वैज्ञानिक जो थे, गॉस, न्यूटन और आर्किमिडीज, ये तीनों महान वैज्ञानिक थे। लेकिन उनमें से कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था। बस ये थोड़ा सा इतना सा नोट बताने का था। फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुमने बचपन से करते आ रहे होंगे। मान लो क्या है कि एक 128 ले लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से 1। तो ये जो तरीका है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब 128 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हमने। क्या किया, 128 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यही चीज़ बताई है अंकगणित आधारभूत प्रमेय में। क्या बोला, अब चलो उसको पढ़ते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या, भाज्य क्या है 128, ठीक है, भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वही किया हमने भी। क्या किया, 2 एक अभाज्य संख्या है और 128 को क्या किया, 2 के रूप में लिख दिया, 2 के फॉर्म में लिख दिया ना। तो अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मतलब क्या हो गया इंग्लिश में अगर कहे तो, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं। ये जितने भी प्राइम नंबर और 128 के क्या फैक्टराइजेशन, जितने भी ये सब फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। तो यही चीज बताई है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। क्या बताया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्या है सबको क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। और वही किया अभी, जैसे 128 को लिया, ऐसे ही अगर हमने क्या ले लिया 65 ले लिया, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, कितना हो गया 5 से करेंगे, 5 से कितना हो गया 13 और 13 का 1। तो 5 और 13 क्या है, 65 तो डिवाइडेड है, मतलब भाज्य संख्या, लेकिन 5 और 13 क्या है, अभाज्य। तो भाज्य संख्या को क्या किया हमने, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिया, गुणनखंड के रूप में बना लिया। तो यही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, क्लियर है, क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जितनी भी प्रकार की भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को किसमें तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या में, और अभाज्य संख्या का एक क्रम बना लेता है। और क्रम क्या होगा, कुछ भी होगा। अगर इसी को हम क्या लिखते हैं, 65 को पहले अगर 13 से डिवाइड कर लेते तो क्या था 5, और 5 से 1, और फिर इनको, ये तो बढ़ते क्रम में है, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते तो 5 और 13। मतलब अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे को मैं बोलता कि कोई भी एक नंबर लेट, कौन सा नंबर 1 69 1, मतलब 150, इसका अगर फैक्टराइजेशन करने को बोलता, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हर बच्चा एक ही तरीके से करता, क्या कि 2 से कितने बार 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1, ऐसा करता। मान लो एक बच्चे ने अगर ऐसा कर लिया कि 150 था, उसको उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा 30 आएगा।
फिर उसने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब वो अगर 2 से डिवाइड करें तो 3, और 3 से डिवाइड करें तो यही। तो ये नंबर क्या था, ये नंबर था 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब इसको भी उसने कर तो लिया। अब उसको अगर बढ़ते क्रम में लिख दे तो पहले क्या लिखेगा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5। तो अभाज्य गुणनखंड में ये जरूरी नहीं है कि छोटी संख्या से ही करे, अगर उसको आता है तो बड़ी संख्या से भी कर सकता है, फिर छोटी संख्या तो मिल नहीं है। तो दोनों तरीके से करो तो सेम वही है। प्रोसेस क्या है, 150 को हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 150 के अभाज्य गुणनखंड, और यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और नीचे क्या लिखा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। नीचे वाली लाइन का सीधा सा अर्थ यह है कि अगर हम उनको बढ़ते क्रम में लिख दे तो 150 का कोई भी तरीके से गुणनखंड करो और बढ़ते क्रम में लिखो तो दो सब एक जैसे ही लिखाएगा, 2 2 3 3 5 5 5 5, मतलब दोनों का नंबर सेम होगा। एक ने अलग तरीके से किया, दूसरे ने अलग तरीके से किया, लेकिन जब बढ़ते क्रम में लिख दे वहाँ क्या लिखा है, आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय, मतलब एक यूनिक तरीके से लिखे एक बढ़ते क्रम में, तो दोनों का सेम होगा। या तो बढ़ते क्रम में लिख दो या तो घटते क्रम में, तो दोनों चीज़ें सेम होती है। ठीक है, तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आती है कि एक मिनट, इसको आगे का हल करते हैं। इसका एक क्या है, एक एग्जाम्पल लिया 32,760, इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 3 5 7 13 मिलता। तो ये जो 2 3 टाइम है तो उसको 2⁻³ मतलब 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा बार रिपीट करते हैं उसकी पावर लिख सकते हैं। जैसे अगर 120 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना होगा, 60 बार जाएगा, 2 से करेंगे, 30 बार जाएगा, 2 से करेंगे, 15 बार जाएगा, 3 से करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 1। तो 120 के जो गुणनखंड आए 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो इसमें जो 2 बार बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो हमको उसको 2⁻³ × 3 × 5 ऐसा लिखने से इससे एक सरल तरीका हो जाता है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 एक बार, 5 एक बार। तो गुणनखंड जो होते हैं ना, इतनी लंबी विधि लिखने से अच्छा है कि इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलते इसका देखते हैं कि एग्जाम्पल 5 देखते हैं स्टूडेंट। इसका 5वां एग्जाम्पल क्या है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। मतलब 4 की पावर कितनी भी हो, 1 2 3, क्योंकि n क्या दिया है, प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n है तो अंक 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त होने के लिए पहली चीज़ तो याद रखना है कि वो 10 का गुणक होना चाहिए। 10 का गुणक तभी तो 0 आएगा। लास्ट पद उसका 0 कब आएगा, जब वो 10 का गुणा होगा, 10 हो या किसी का 20 हो, 30 हो, तो 10 का गुणक होना चाहिए। और 10 का गुणक होने के लिए अभाज्य संख्या इसके लिए सिर्फ 2 है, 2 और 5। जब 2 और 5 अभाज्य संख्या मिलेगी तभी तो 10 मिलेगा। मतलब कोई भी अंक में 0 आने के लिए लास्ट में 2 और 5 उसका अभाज्य गुणक होना चाहिए। और इनकी घात कुछ भी हो सकती है, इसकी घात समान हो सकती है, असमान हो सकती है। मतलब एक 0 लाने के लिए दोनों की कम से कम एक एक पद चाहिए। ठीक है, अगर 10 लाना है तो अगर ऐसा लिख दिया 5 की घात 2 तो मतलब 100। 2 0 वाला लाना है तो इनकी घात 2 2 होनी चाहिए कम से कम। 3, समझ गए क्या होगा, अगर लास्ट पद में 3 0 लाना है तो इनकी घातें कम से कम 3 3 होनी चाहिए। ज़्यादा है तो उससे कोई मतलब नहीं, पर कम से कम 3 3 चाहिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है 4 की पावर n, इसको हम कितना तोड़ सकते हैं, इसको 2⁻² और पावर n लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2⁻2n लिख सकते हैं। अब चूंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड देखो तो सिर्फ 2 बचा, 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो इसमें अंतिम पद शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, बुक में क्या लिखा है तरीका लिखने का, मतलब अभाज्य गुणनखंड करें क्योंकि किसी भी संख्या का, क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 है तभी
उस संख्या के अंत में अंक, कौन सा अंक? शून्य, अंक शून्य प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तभी उस संख्या के अंत में जो अंक है वो 0 प्राप्त हो सकता है। अब वो तो डिपेंड करता है कि उन 2 कितने बार है, 5 कितने बार है, उसके हिसाब से 0 होगा। पर कम से कम 0 के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए। अब चूंकि 4 की घात n में 5 नहीं है, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, इसको चूंकि इसलिए 4 की घात में अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, मतलब शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो शून्य पे समाप्त कौन होगी जब ये नहीं होगा? तो मान लेते कि 120 का हमने गुणनखंड किया, इसके आखिरी में देखो पहले से ही 0 है, तो इसमें एक बार 2 कम से कम और एक बार 5 जरूर आएगा। हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 60, फिर 2 से करो तो 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 और 1। देखो 2 तो आए थे, साथ में एक बार 5 जरूर आया है, मतलब 2 और 5 दोनों आते हैं जब भी आखिरी में 0 है। तो 120 ही क्यों? 120 को अगर हटा दो तो 60 में भी 0 है, तो देखो 2 और 5 है, इसको भी हटा दो तो 30 में भी 0 है, मतलब 2 और 5 है, इसको हटा दो तो अब 15 में जब 0 नहीं है तो 2 तो आया ही नहीं, 5 आए तो उससे कोई मतलब नहीं। कम से कम एक 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। 6 का अगर हमने 6 के गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 3, बस 20 के किए तो 2 2 और 5 आएंगे। ठीक है, तो HCF हमको मालूम है कि दोनों का लिख लेते हैं और दोनों में से जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो 6 और 20 में सिर्फ 2 कॉमन आए, मतलब HCF सिर्फ 2 निकला। तो ये HCF अलग अलग निकाला जाता है, लेकिन एलसीएम में 6 और 20 को एक साथ लिखते हैं। तो 6 और 20 का लघुत्तम किया तो 2 से डिवाइड किया तो 3 10, 2 से किया तो 3 तो नहीं होगा, लेकिन 10 5 बार हो गया, 5 हुआ। फिर 3 से किया तो 3 खत्म, 5 बचा, 5 से किया तो दोनों खत्म। जब 1 1 आ गया, मतलब एलसीएम 6 और 20 का क्या है? 2 2 3 और 5। तो 5 और 3 कितना हो गया? 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो हमने क्या देखा कि 6 और 20 का HCF 2 आया और कितना एलसीएम कितना आया? 60। तो एग्जाम्पल 6 से तो बहुत बार किया होगा पिछली कक्षाओं में भी। चलते हैं इसके एग्जाम्पल 7 की ओर। तो देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 करने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल 6 से ही दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था उसमें? 6 और 20 का एलसीएम निकाला था और HCF निकाला था। HCF एलसीएम आया था 60 और एलसीएम आया था कितना? 120 और HCF आया था 2। ठीक है, नहीं ये भी 60 आया था। हाँ ठीक है, एलसीएम आया था 60 और HCF आया था 2। तो ये जो संख्या थी 6 और 20, तो हमने इसमें देखा कि ये जो 2 नंबर हैं अगर हम इनको A और B मान लें तो हमें एक सूत्र मिल जाता था, क्या? कि एलसीएम या फिर A और B का गुणा, A B का गुणा मतलब इन संख्या का गुणा किसके बराबर होता है? HCF AB गुणित LCM AB। ये चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन करने को मिली कि जो 2 संख्या रहती उनका गुणा आपस में करो और उनके एलसीएम और HCF का गुणा आपस में करो तो वो दोनों चीज़ बराबर होती है। देखो 2 संख्या कौन सी है हमारी? 6 और 20 है। HCF आया था 2 और एलसीएम आया था 60, दोनों का मल्टीप्लाई 120, दोनों का मल्टीप्लाई 120। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन आती है। ठीक है, तो बस ये बताने का था कि जो भी हम 2 नंबर, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही लागू होगा। जब हम 2 नंबर का एलसीएम और HCF करेंगे तभी लागू होगा, ये 3 के लिए नहीं है। तो 6 और 20 2 नंबर थे
दो नंबर का एलसीएम हमारा देखा तो 60 आया था, एचसीएफ 2 आया था। हमने दोनों नंबर का गुणा करके देखा तो 120, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो भी 120। तो इसका मतलब ये होता है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उन्हीं दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक, आप ये नोट कर लीजिएगा। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल 7 क्या दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले किसके कर लो, 96, 2 से करेंगे तो 48, 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, और 3 से 1 बार, ये इतना हो गया। इसको सेकेंड क्या है, 404, तो 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101, और 101 जो है ना अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, तो ये इसका 101 का 101 से ही होगा। ठीक है, तो ये होता है इनका अभाज्य गुणनखंड। अब अगर हम लिखें 404 को क्या है वो 2 गुणित 2 गुणित 101 है, हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 101। फिर आता है 96, 96 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 बार लिखा और एक 3 है। तो 96 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 द पावर 5 इंटू 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 द पावर 2 और इसमें भी, इसका मतलब इसमें 2 बार 2 है, इसमें 2 बार, तो एचसीएफ जो होगा 96 और 404 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या है 2 द पावर 2 मीन्स 4। एचसीएफ क्या निकला दोनों नंबर का 4। अब एलसीएम जो निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ए और बी का, और अपॉन में एचसीएफ होगा। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम, ये 2 नंबर ए बी भी लिखना है, ठीक है, और यहाँ एलसीएम किसका निकाल रहे हैं ए बी का। तो ये मान के चलो कि ये एक फार्मूला हो जाता है एलसीएम ए और बी दो संख्या का, तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे इसका फार्मूला। तो हम लिखते हैं क्या एलसीएम 96 और 404, तो ऊपर 96 से गुणित 404 और नीचे एचसीएफ 4। ठीक है, तो 4 से क्या हो गया, ये कटा 101, और 96 इंटू 101, 1 से गुना करेंगे तो 96, फिर 0, फिर 96, मतलब 9696। तो ये हो गया एलसीएम किसका 96 और 404 का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 8 कंप्लीट, आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 क्या दिया है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो हमको मालूम है कि एचसीएफ जो होता है अलग अलग निकालते हैं। 6 का क्या होगा 2 3 3 1, इसका 72 का 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 का हाफ 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 3 3 1, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, 120 का करेंगे तो 2 से 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 50, 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। अब एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है, या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ जो होता है वो तीनों के कॉमन नहीं होना चाहिए। 6 का क्या मिले 2 इंटू 3, 72 के क्या निकले 72 का क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या निकला 120 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, इसमें 2 और 3 एक एक बार है 2 and 3, इसमें 2 कितने बार है 3 टाइम, और 3 कितने टाइम है 2 टाइम। 2 कितना टाइम है 2 3 टाइम है, और 3 कितने टाइम है 1 टाइम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 5 1 टाइम है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसका मतलब
HCF कितना आया, ओनली 2, इसमें एक बार 2 सॉरी 3 भी है, 2 इंटू 3, तो इसका मतलब HCF कितना आ गया 6। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। तीनों का अगर एलसीएम निकाल ले तो 6, 72 और 120, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या, थोड़ा सा साइड में ले लेते। 6, 72 और 120, इधर इतनी जगह खाली है, यहाँ क्या करेंगे, 6, 72 और 120, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 36 और ये 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो जैसा का वैसा, ये 18 और ये 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जैसा का वैसा, ये 9 और ये 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 5, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 5, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, और जब सब 1, 1 हो गया तो वो हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, 1, 2, 3, 2 टाइम 3 मतलब 2 द पावर 3, 2 टाइम 3 मतलब 3 और 1 5। तो एलसीएम ये होता है, लेकिन इसको फुल फॉर्म में लिखने में ज़्यादा फ़ायदा था हमें। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 दिया, 45 दूनी 90 दूनी 18 36, मतलब कुल मिला के 360। तो ये क्या निकला, तीनों नंबर का HCF 6 निकला और LCM 360। ठीक है, इस विधि से मतलब जो पिछली बार फार्मूला लगा के किया था वो नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूले में केवल जब 2 संख्या होती है उन्हीं का HCF LCM निकाल सकते हैं, जब 3 संख्या हो तब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कि एक्सरसाइज अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या दिया है 140। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं 140। देखो लास्ट में 0 है, सम संख्या है तो 2 से जाएगा। ठीक है, कितना 70 बार, फिर 2 से जाएगा 35 बार, फिर 5 और 3 8, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से कितना बार 7 बार, फिर 7 से जाएगा 1 बार। तो ये इस प्रकार खत्म हो जाएगा। तो ये होती है अभाज्य गुणनखंड। इसका अगर करेंगे तो क्या होगा, 156 है 2 से जाएगा, हाँ जाएगा। 156 कितना होता है, 2 से आधा कर लो तो 15 का आधा, 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा नहीं कर सकते, 7 7 दूनी 14, 1 बचेगा 78, फिर 2 से कर दो, 78 का आधा कितना 3 और 9 होगा, 3 9 39 का दूना 78 होता, फिर 3 से 13 बार, और 13 अभाज्य संख्या तो खुद एक बार जाएगा। इसका करेंगे तो क्या होगा 3825। देखो लास्ट में अगर 5 मिला है तो हमको ये तो समझ में आ जाएगा कि 5 का जाएगा, लेकिन 3 का कैसे चेक करेंगे, तो 3 का नंबर उनको टोटल करो, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, 18 को फिर तोड़ो 1 और 8 में 9 आता, और 9 में 3 का भाग जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, नंबरों को टोटल कर लो, और टोटल में जो सम आएगा, जो योग आएगा, उसमें अगर 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 से डिवाइड करो तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 22 सा, तो 7 बार गया 3, फिर 1 बचा 15, तो 15 पंचे 75, फिर कितने बार जाएगा 7 5 12, 13 14 15, अभी भी 3 का जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 और 15 पंचे 15 25 दिया 75 होता है। ठीक है, 425। अब 5 4 9 10 11। ठीक है, अब 3 का नहीं जाएगा, अब 5 है तो 5 का जाएगा, तो 5 से कितने बार 8 पंचे 40। ठीक है, तो और क्या बचा 25, तो 85 बार जाएगा।
और 85 बार गया मतलब 5 से और जाएगा, कितना 5 एकम 5, कितने बचे 3, 5 7 35, और 17 खुद अभाज्य संख्या तो 17 एकम 17। ठीक है, ये हो गया। 5005, देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होते, डायरेक्ट 5 का जाएगा। तो हम किसका देंगे, 5 का, 5005 में 5 का। तो ये क्या हो गया 1001। अब देखो 1001 हो गया तो 5 का तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगला 7 का देखते हैं। ठीक है, 1001 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 3 41 जाता है 7 का, कितने बार 143। 143 को अगर 7 बार गुना करो तो होता है। अब 7 का जाता है, इसका मतलब अब उससे छोटी संख्या का तो जाएगा नहीं। और 7 का देखते हैं अब दोबारा 143 में 7 का जाएगा, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा ना, 7 दूनी 14 हो गया, 3 बच रहा, नहीं जाएगा। अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11, 143 में जाता है क्या, 11 एकम 11, क्या बचा 3 3 जाता है, तो 11 का जाएगा 13 बार, और 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। ठीक है, तो 5 7 11 13 ये हो गया। अब जो सेकंड है लास्ट 74 29, तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करते हैं। 9 2 11 12 13 14 15, 15 और 7 22, 3 का नहीं जाएगा। 5 है ही नहीं तो 5 का नहीं जाएगा, 0 भी नहीं है। 7 का चेक करो 7429, 7 एकम 7 कट गया, 4 नहीं जाएगा, 0 उतारा, 2 7 छंग 42, लेकिन 9 बच गया तो मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का जाएगा क्या, 7429, 11 का जाएगा, 11 छके 66, बचे कितना 14 में 6 गए 8, फिर 2 11 7 77, 5 9 59 नहीं जा रहा 11 का भी। यही चेक करते 13 का, 13 पंचे 65, 14 में से 5 गया 9 उतारा 2, 13 छक्का कितना होता 6 3 18 के 8 हासिल आया 1, 6 और 1 7 78, 13 7 7 21 का 1 हासिल आया 2, 7 एकम 7 91, तो 13 7 91 कटा क्या 9 बचा, मतलब 9 क्या 19, तो 19 में भी नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाता। 14 15 16 17, 17 से चेक करो क्या जाएगा 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक कितना होता है मेरे को भी नहीं आता, 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 7 4 एकम 4 5 6 68, 68 और 17 मतलब हाँ 68, कितना 17 चौक 68, तो कितने 14 में से 8 और 6, तो ये ख़त्म, 6 बच रहा है, 6 और इधर क्या बचा 7 में से 7 गए ख़त्म, 2 उतारा तो 68 मतलब 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1 11, 119, 17 गुनी 7 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 17 से जाता है कितने बार, तो कितने बार मतलब ये इसका शुरुआत ही 17 से हो रहा, मतलब अब अगली बड़ी संख्या भी 17 से बड़ी ही आएगी। 7429 कितने बार गया 437, अब 17 से एक बार गया, क्या 17 से दोबारा जाएगा, 17 से दोबारा जाएगा, हम चेक करेंगे 17 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो क्या बचेगा 9 97, 13 17 छक्का 97 आता ही नहीं 17 में, तो 17 से तो नहीं जाएगा। 17 के बाद आता है 19 का नंबर, तो 19 का डबल 38 होता है। ठीक है, 13 में से कितना कम हो जाएगा 8 और 5 57, तो ये क्या बचा 19 दिया 57। ठीक है, 19 से जाता है 19 23 बार, और 23 खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये बन गई हमारे सबके गुणनखंड। अब लिखने का जो तरीका रहेगा 140 को क्या लिखेंगे, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2,
5 गुणित 7। 156 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको क्या लिखेंगे, 3 8 2 5 को 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणित 17। तो ऐसा तुम सबको लिख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कुछ पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन लिख के रखा हमने 26 और 91 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 26 का एचसीएफ निकालना है तो 2 से जाएगा 13 बार और 13 सीधी अभाज्य संख्या आ गई तो 1 बार। फिर आता है किसका नंबर 91। 91 में किसका जाएगा, कितना जाए, किसका जाएगा 1 2 3 7 का 13 बार और 13 का 1 होता है ना। 13 में 7 कितना होता है, 7 21 का 1 हासिल आए 2, 7 2 1 7 और 2 9, इनकैन भी होता है। ये दोनों ऐसी अभाज्य संख्या थी कि एक एक बार जाएगा, सेकंड बार में 13 13 अभाज्य आ गया। तो इसका एचसीएफ अगर देखें तो एचसीएफ क्या होगा, 26 का क्या मिल रहा हमको 2 गुणित 13 और 91 का क्या मिल रहा है 7 गुणित 13। तो जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या निकल गया इसका 13। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 26 और 91। 2 से डिवाइड करो इसको, कितना आ गया 26 का 13, 91 जैसा का वैसा। फिर करेंगे 7 से क्योंकि ये होगा ही नहीं। फिर 13 और 13 से दोनों 1 1। अब चूंकि एलसीएम क्या होता है इनका सबका फैक्टराइजेशन 7 × 13। तो 13 में 7 91 होता है और 91 का डबल 182। अब जो क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो हमारी दो संख्या क्या है, यहाँ हेडिंग डाल देना जांच। जांच क्या है 26 गुणित 91 इज इक्वल टू 13 गुणित 182। करो गुना, 26 गुणित 91 कितना होगा 6 कम 6 और 26, 6 9 54 की 4 हासिल है 5, 9 दूनी 18 5 13, 6 6 3 1 1 3 6 6। अब उधर वाले का गुना 182 गुणित 13, 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल है 2, 3 एकम 3 और 2 5 और उतार लेंगे क्या 1 से गुना मतलब 182। तो 6 6 8 5 13 के 3 हासिल है 2। अपन ने भी इसमें कहीं गड़बड़ करी है, ठीक है, यहाँ भी 2 आना चाहिए था। 23 6 से 18 है। फिर से चेक करेंगे 26 × 91 तो 1 का ही तो इतना ही होगा। 26 का 9 है गुना 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 9 दूनी 18 18 5 23। तो 6 6 3 2 आ गया बराबर। अब देखो दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है, टोटल क्वेश्चन सही है। आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सेकंड क्या दिया है। सेकंड दिया है 510 और 92 का, ठीक है। क्या दिया है 510 और 92। तो इसका भी वही क्या करेंगे 510 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 10 है। तो 510 का आधा 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 बचा 1, 2 पंचे 10, 255। अब 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्या 3 से जाएगा 5 10 और 2 12, हाँ जाएगा। 3 से जाएगा तो 8 24, 1 देंगे तो 5। फिर 3 से तो जाएगा 8 और 5 13, 3 से नहीं 5 से जाएगा। तो 5 से कितना बार जाएगा 5 एकम
5 और 3 उधर छूट जाएगा, तो क्या बचेगा 17। नेक्स्ट 92, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 है पीछे, तो ये कितना होगा 46। 2 से डिवाइड होगा 13, नहीं 23, और 23 खुद प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 1। तो हम अगर इसका HCF देखें तो 510 का HCF क्या होगा 2 × 3 × 5 × 70, और 92 का क्या होगा 2 × 2 × 23। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें केवल 2 है, जो दोनों में 2 है, इसलिए HCF ये कितना निकला केवल 2। अब चलते हैं इसके LCM की ओर, ठीक है, 510 और 92। तो देखो 2 से तो जा रहा है दोनों में, कितना बार, ये 255 और ये 46। अब देखो 2 से तो नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, 255 जैसा का वैसा रहेगा, 46 क्या हो जाएगा 23। अब देखो 3 से जा रहा है, ये कितना 85, 23 जैसा का वैसा। अब 5 से जा रहा है तो ये कितना बनेगा 17 और ये 23। अब ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनको इस प्रकार कर लो, तो ये 1 और 1, तो 1 1 हो गया। अब इसका LCM जो चेक करेंगे, LCM ये कितना आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो चलो चेक करते हैं उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 23 × 17, 7 21 के 1 हासिल है, तो 7 दूनी 14, 15 16 गुणित 23 कितना आ गया 6 3 9 391। किनका, सिर्फ उनका 2 का, इनका 2 का 391, 391। अब इसमें गुणा कर दो किसका, 3 × 6 का, 6 कम 6, 6 नम 54 के 4 हासिल है 5, 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, तो कितना आ गया, हमने 2 और 5 का गुना सीधा 10 बना के कर दिया, कितना आया 2 3 4 6 0। तो ये आ गया LCM। अब जांच करेंगे हम, तो जांच में क्या आएगा, 2 नंबर क्या है, जांच में क्या है 2 नंबर कौन से, 510 गुणित 92, और इधर HCF क्या आया था 2 गुणित 23 4 6 0। तो उधर 2 का गुना करना मतलब क्या हो जाएगा, डबल कर दो, तो कितना होगा डबल, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 0, 12 के 2 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 और 1 9 6 4, तो इधर कितना आ गया 4 6 9 2 0। अब लेफ्ट साइड वाले का गुना किसका, 92 में 51 का गुना कर दो, तो 1 एकम 1 और 92, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आई 1, 5 9 45 और 1 46, कितना हो गया 1964, और पीछे 0, अरे 1 दूनी 2 छूता ना, 1 दूनी 2, तो आ गया क्या 46920। दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक फिर करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेना है। जब भी टाइम मिले लिखने का तो पॉज करके लिख लिया करो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या दिया है 336 × 54। इसका LCM HCF अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 336, 2 से डिवाइड है क्योंकि पीछे 6 है, सम संख्या है, 2 एकम 2 कितना बचा 13, 2 छंग 12, फिर 1 16 बचा 168। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 का 8 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 1। ये हो गया कंप्लीट। 54, 2 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1। ये HCF निकल गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन है, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे ये।
9वीं में भी है कि नहीं है? पर ये बचपन में पढ़ लिए होंगे, छोटी छोटी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो एचसीएफ देखते हैं 336 का। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, एक बार 2, फिर एक बार 3 और एक बार 7। 54 में क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना ही है। तो देखो 2 और 3, तो एचसीएफ में कॉमन क्या निकला? 2 इंटू 3, इसका मतलब एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 6। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा? 336 मल्टीप्लाई नहीं कॉमा 54, 2 से डिवाइड होगा तो ये 64 और 27, ये अभी 2 से डिवाइड होते ही चलेगा। 84 27, 2 से डिवाइड हो रहा है 4 2 27, जैसा का वैसा चलेगा। 2 से डिवाइड किया 21 27, अब 3 से डिवाइड होगा तो 7 9, 3 से डिवाइड होगा तो 7 3, 3 से डिवाइड होगा तो 7 1, और 7 से डिवाइड होगा तो 1 1। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित कितना बार है? 1 2 3 4, मतलब 2 द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। अब हमको जो एलसीएम है तो इसको सॉल्व भी तो करना है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसा? 7 7 तिया 21, 21 तिया 21 तिया कितना होगा? 3 6 63, 7 तिया 21, 21 तिया 63, और 63 तिया कितना होगा? 9 और 6 3 18, 180। 180 का डबल, 9 दूनी 18 के 8 ऐसे लायक 7 9 8 दूनी 16 17 के 7 278, यहाँ तक पहुँचे। फिर इसका 278 का डबल, 8 दूनी 16 6 हंसी लाए 7 दूनी 14 15 5 हंसी लाए 1 5 556, यहाँ तक पहुँचे। फिर 556 556 556, 4 का गुना मतलब 4 बार कर लो। 6 चौक 24 के 4 हंसी लाए 1, 20 और 1 21 के 1 हंसी लाए 1, 20 और 1 के 21, तो कितना आ रहा? 2114। ये आ रहा है इसका एलसीएम। ठीक है, एक बार चेक कर लेने में फ़ायदा है इसको। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद देखा 3024 गलत आया। क्वेश्चन क्या है? गलत आ गया। सही है 64 84 42 21 7 7, कितना आया? 7 तिया 21 तिया 63, 7 तिया 21 21 तिया 63 63 तिया 189। 189 का डबल करेंगे तो 18 दूनी 18 के 8 हासिल है 18 36 37 हासिल है 378। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे 378, फिर 378 8 दूनी 16 के हासिल है 14 15 5 हासिल है 1 6 756। कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक। और 756 गुणित 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल है 2, 4 पंच 20 और 2 22 के 2 हासिल है 2, 7 चौक 28। रॉन्ग है। HCF कितना आया? 6, और LCM कितना आएगा? इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। अब इसकी जो जांच है, जांच क्या होगी? 2 नंबर है, कितने? 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। तो करते हैं 336 इंटू 54, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल है 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल है 1, 4 1 तिया 12 और 1 13,
6 पंचे 30 की 0 हासिल आए 3, 5 3 15, 16 17 18 के 8 हासिल आए 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 4 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 6 और 2 8 1, कितना आया इसका 18144। और उधर कितना है 3024 इंटू 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 13 14 के 4 हासिल आए 1, 6 3 18, तो कितना आया 18144। तो दोनों इक्वल आए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अभाज्य गुणनखंड, तो उसका करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सॉल्व। इनका पहले क्या है एचसीएफ निकालना है, तो ये बहुत ईजी 12, ठीक है, और एक इसका 15। अब यहाँ 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो उनका एचसीएफ 12 का क्या होगा 6 से जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1, 15 का 3 से 5 और 5 से 1, 21 का 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो तीनों का एचसीएफ अगर देखें एचसीएफ तो 12 का क्या है 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 का क्या है 3 गुणित 5 और 21 का क्या है 3 गुणित 7। तो तीनों में मात्र एक चीज़ कॉमन है 3 3 3, तो मतलब एचसीएफ कितना हुआ सिर्फ 3, ठीक है। जो तीनों में कॉमन होगा वो एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब तीनों में अधिकतम क्या है सिर्फ 3 है। अब चलते हैं एलसीएम की ओर, 12 15 और 21 2 से डिवाइड होता है 6, ये नहीं होते, ये 2 से अभी भी डिवाइड होगा 3 15 21, 3 से डिवाइड होगा तो 1 5 7, अब केवल फैक्टर ही बचे हैं 5 का 1 और 7, तो 7 से 1 1 1। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम होगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 35, 35 तिया 35 तिया कितना होता 105, 105 का 4 गुना 4 पंचे 20, 420। दोनों का क्या आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया। तो जैसे इसका किया है आपको भी एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालना है, ठीक है। आपके पास नंबर कौन से सेकंड है 17 23 29 और 8 9 25, तो ये दोनों नंबर डू यू सेल्फ मतलब अपने आप से आपको ही करना है। जैसे फर्स्ट किया है तीनों का एचसीएफ और तीनों का एलसीएम, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए और इन दोनों को हल कीजिए। तो देखते हैं बच्चों आगे का क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दिया है किसका 306 और 657 का 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। 2 नंबर है हमारे पास, तो हमारा जो फार्मूला होता है एलसीएम वाला, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम 306 और 657 का। तो इसका क्या होता है ऊपर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 657 और अपॉन में इसका जो एचसीएफ रहता है, एचसीएफ किसका 306 और 657 का, तो कितना आएगा 306 इंटू 657। और ये दिया है क्वेश्चन में क्या है दिया है क्या एचसीएफ किसका 306 और 657 का कितना है 9, तो यहाँ रख देंगे हम 9। अब 9 से डिवाइड होता है तो होता है कितना 3 से डिवाइड करेंगे तो 102 और ये कितना होगा 3 टाइम 7 5 12 और 6 18, 3 से डिवाइड होता है 3 दूनी 6 और 57 कितना होता है 12 12 और 6 18, 657 3 से कितना बार डिवाइड होगा 2 6 खत्म 5 1 3 2 7 219
ठीक है, तो कितना आया 102 इंटू 219। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 219 और 102 का तो 19 का 38। ठीक, अब कितना आ जाएगा 219, तो कितना हो गया 83322। तो क्या आ गया एलसीएम 22338। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, क्या है पांचवा क्वेश्चन। जैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था 4 की पावर n वाला, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या बोला इसमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए हमने बताया था कि कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए उसके फैक्टराइजेशन में, मतलब उसके गुणनखंड जो करेंगे उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं क्या कि 6 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 3 आते हैं, 5 नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम, ठीक है, क्या कम से कम 1, 2 व 1, 5 होना चाहिए। ठीक है, दोनों मतलब एक, कम से कम एक, इसको लिख लेता हूँ 2 गुणित 5 होना चाहिए, कम से कम एक जोड़ा होना चाहिए 2 और 5 का। अब चूंकि 6 की पावर n क्या होती है, 2 इंटू 3 टू द पावर n में 5 इसके जो गुणनखंड है 6 के गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बेसिक सम इसका बेसिक है क्या कि अगर अपने को 0 चाहिए मतलब 10 तो कम से कम होगा, तब तो लास्ट में 0 है, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5 ही होता है। ठीक है, तो 10 लाना है, अंक 0 पर समाप्त हो मतलब 10, 20, 30, 40, 10 के गुणा में, और 10 का गुणा अभाज्य गुणनखंड क्या है 10 के 2 और 5, तो कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 होगा, तभी लास्ट में 0 आ सकता है। अब हमने देखा कि 6 के इसमें नहीं है, तो इसमें 6 में अगर 2 और 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और अंत में 0 के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो सो प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं क्या छठवां क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्योंकि हमको तो मालूम है यहाँ से 7 11 13 ये तो सब अभाज्य है, इसमें से 4 और 2 4 और 6 भाज्य है, लेकिन इकट्ठे करके दी है, तो हमको ये चेक करना है कि ये भाज्य क्यों है। तो जैसे सबसे पहले लिए क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम देखते हैं कि जो गुणा वाली संख्या ये सब एक साथ है और प्लस वाली थोड़ी अलग है, मतलब गुणा वाली संख्या सब में एक में ही रहेगी। हम दोनों में से, ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 13, तो अंदर क्या बचेगा 7 और 11, इनमें से 13 निकाल लिया और यहाँ से 13 निकलेगा तो 1 बचेगा। अब गणित थोड़ी सी करेंगे तो क्या आएगा 7 और 11 का गुणा 77 और 1 1,
तो 13 गुणित 77 और 1 78। तो क्या आया समझ में कि हमने क्या किया, इसमें से 13 कॉमन निकाला, पीछे वाले में से भी 13 कॉमन निकाल लिया, पीछे 1 बचा और यहाँ 7 गुणित 11 77 हो गया और 1 78 हो गया। अब चूंकि भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहले क्लियर होना चाहिए। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें सिर्फ उन्हीं का भाग जाए या तो 1 का जाए। तो यहाँ पे देखो 13 जो है अभाज्य है, वो क्या है, अभाज्य है, क्योंकि 13 में तो 1 का जाएगा ही तो 13 का ही जाएगा, लेकिन साथ में 78 भी है तो वो 13 के मल्टीप्लाई में है, 13 के मल्टीप्लाई में है मतलब गुणा में है। इसका मतलब 13 के साथ में कुछ संख्या है जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाएगा। तो ये क्या हो गई, चूंकि यह एक भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 13 के साथ में कुछ है, यह भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 78 में किसी न किसी का तो भाग जाएगा ही, दोनों नंबर क्या है, एक ही है, क्योंकि दोनों गुणा में है, इसका मतलब दोनों एक ही नंबर है। अब देखो गुणा में है, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी संख्या का भाग जा सकता है। ये अभाज्य है लेकिन ये तो भाज्य है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड तो है, तो मतलब भाज्य है ये। और सेकंड क्या है, सेकंड देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ प्लस में ये तो पूरा एक नंबर हो गया और प्लस 5, तो हम दोनों में से अगर 5 कॉमन निकाल लें तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो छोड़ ही दो, 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, आप लिखा रहने दो। 6 7 42, 42 गुणित 4 कितना होगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 42, 24 गुणित 42 कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना हो गया 8, 10 के 0 से लाए 1008, कितना हो गया 5, 1008। धन 1 है और वो जुड़ जाएगा तो 5 गुणित 1000 9 हुआ। अब यहाँ भी वही सिचुएशन आई, 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन उसके साथ में 1009 है, और ये 1009 किसी न किसी से तो डिवाइड होगा, अगर वो स्वयं से भी डिवाइड होगा तो 2 अभाज्य संख्या है, मतलब ये क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब चूंकि अभाज्य संख्या के साथ कोई भी नंबर है तो वो किसी न किसी से डिवाइड होगा, और किसी न किसी से डिवाइड होगा इसका मतलब है कि वो भाज्य है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मतलब एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको क्या लग रहा है, 18 मिनट लगते हैं। सोनिया इसका राउंड जो है 18 मिनट में लगाती है, ठीक है। 18 मिनट मतलब 18 मिनट पर राउंड, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को क्या लगता है, 12 मिनट। तो ध्यान से देखिए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, मतलब रवि सोनिया से तेज दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो वो यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, रवि भी और सोनिया भी, रवि भी और सोनिया भी। तो उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक ही दिशा में चलते हैं दोनों, ऐसे एक ही दिशा में, ये उनका राउंड होगा। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने, तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्या, खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, पहले क्वेश्चन, पहली चीज क्लियर कि वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया कितने देर में राउंड लगाएगी, कितने देर में लगाएगी, 18 मिनट में। और उसी मैदान को रवि कितने देर में, सिर्फ 12 मिनट में। तो सॉल्व
में हम क्या लिख सकते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना में लग रहा है, 18 मिनट। ठीक है। अब दूसरी वही रवि भी है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय ये 12 मिनट है। ठीक है। दो चीजें क्वेश्चन में दे के रखिए कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब क्वेश्चन में ये घुमा के दिया है कि जब दोनों एक ही स्थान से चलेंगे तो दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। तो रवि अगर तेज है तो वो आगे निकलते जाएगा और सोनिया थोड़े धीरे दौड़ रही है, उसको 18 मिनट लगते हैं तो वो थोड़ी पीछे रहेगी। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक हम ये मान लें कि वो जब मिलेंगे वो क्या होगा, एक्स टाइम, मतलब कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद। वो समय क्या मान लिया हमने, माना जिस भी समय पर मिलेंगे वो समय क्या होगा, 18 मिनट बाद चल रही है और वो समय क्या होगा, एक्स। ठीक है। वो समय क्या होगा, एक्स। ये सोनिया के लिए। अब रवि के लिए भी यही चीज होगी कि रवि कब मिल रहा, वो 12 मिनट में एक राउंड चक्कर लगा रहा है और रवि मान लो कि वो y मिनट के बाद मिलेगा, y समय के बाद। सोनिया एक सा समय के बाद और रवि y समय के बाद, क्योंकि सोनिया धीरे दौड़ रही है और ये रवि तेज दौड़ रहा है। अब एक चीज नोटिस करना क्या कि सोनिया जितनी देर में मिलेगी रवि को उतनी ही देर में मिलेगा। अगली बार जब मिलेंगे तो रवि को जितनी देर लगेगी सोनिया को तो उतनी देर लगेगी ना, क्योंकि मिलना सिर्फ दोनों को है, एक ही स्थान पे दोनों मिलेंगे। तो रवि जितनी देर में मिलेगा सोनिया को उतनी देर में मिलेगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, एक्स और वाई क्या है, दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल है मतलब बराबर है। ठीक है। और कॉमन होगा, दोनों इक्वल है मतलब कॉमन है और कम से कम समय चाहिए। एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कम से कम समय क्या होगा, कम समय। कम मतलब कम समय। और ये क्या है, ये कॉमन और ये क्या है, फैक्टर ही है। अगर हम देखें सोनिया जितनी देर में दौड़ रही है उसी का फैक्टर है, रवि जितनी देर में दौड़ रहा है उसी का फैक्टर है। तो कम का मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM। ठीक है, LCM होगा यहाँ पे। तो समझने की बात है सिर्फ थोड़ा सा क्या कि इसमें एलसीएम ज्ञात करना है दोनों का। ऐसे तो बिना समझे भी करें तो एलसीएम हो जाएगा। तो कैसा, चूंकि सोनिया को कितना समय लगा, 18 मिनट और रवि को कितना मिनट लगा, 12 मिनट। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः LCM किसका 18 और 12 कितना होता है। तो हम अगर इनका एलसीएम निकाल ले 18 और 12 का, क्या होगा, 2 से डिवाइड 9, 6, 2 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 1, 3 से डिवाइड 1, 3 के 9 3 18 36, मतलब 36 मिनट बाद में पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। तो जिसको करना है आराम से, बस इतना सा क्वेश्चन है, एलसीएम बार निकालना था इसका, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में भी आए तो सिर्फ मार्क्स वाइज कर लेना है, दो नंबर का है, 2 नंबर का आएगा। तो बस इतना सा करना है कि दोनों जब एक साथ दौड़ेंगे तो उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, नोट कर लीजिए।